अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहले पुराने लेक्चर्स में आपको मैंने नोट करवाया था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, लेकिन वो डिफ़ाइन नहीं किए थे। तो आज मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस तरह से हम उसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन। अनदर डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जो कन्वर्ट करता है लिक्विड को सॉलिड में बाय यूजिंग, किस तरीके से, एवोपोरेशन, एवोपोरेट कर दें हम उसमें से लिक्विड को, या फिर कूलिंग या कूल करके, या फिर प्रेसिपिटेशन करके। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था प्रेसिपिटेशन कैसे करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। या फिर क्रिस्टलाइजेशन इज़ द नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक नेचुरल तरीके से भी क्रिस्टलाइजेशन होती है और आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे हम जो करेंगे वो आर्टिफिशियल तरीका होगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस किया जाता है सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के लिए, उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये दो मैंने आपको अनदर डेफिनेशंस बता दी हैं क्रिस्टलाइजेशन की। ठीक है, अब आपको क्रिस्टल, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, क्रिस्टल क्या है, एक होमोजीनियस सॉलिड सब्सटेंस है हैविंग अ नेचुरल ज्योमेट्रिकली रेगुलर फॉर्म विद सिमेट्रिकली अरेंज्ड प्लेन फेसेस। क्रिस्टल हमारे पास क्या होता है, जो हम प्रोसेस करते हैं क्रिस्टलाइजेशन का, उसके नतीजे में हमें जो सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है, रिपीटेटिव ज्योमेट्री होती है उनकी, सेम छोटे छोटे बॉक्सेस मिलके, ज्योमेट्रिकल शेप्स मिलके जो आपके पास बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल। अब मैं आपको बताऊंगी मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, क्रिस्टलाइजेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 3 मेथड्स हैं जिनमें आपको डिफाइन भी करूँगी। नंबर 1 है एवोपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एवोपोरेशन हम कर दें, एवोपोरेशन का मतलब आपको पता है ना कि अगर हम लिक्विड में से पानी को रिमूव कर लें, एवोपोरेट करवा लें, तो क्या बच जाएगा, सॉलिड। एक ये तरीका हो सकता है। नंबर 2 है कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या तो हम उसे इतना कूल कर दें कि वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हम प्रेसिपिटेशन करते हैं। अनदर 2 सॉल्ट्स में हम एक ऐसा सॉल्युबल कंपाउंड डालें जिसकी वजह से एक सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। ठीक है। Number 1, evaporation method of crystallization. Evaporation method. In this method, the temperature of the liquid raised. इस मेथड में हम जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो हम इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एंड द लिक्विड एवापोरेट्स, जिसके नतीजे में क्या होता है, लिक्विड उड़ जाता है। सो फाइनली वी गेट सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ कंपाउंड। तो इसी तरीके से हमें सॉलिड क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ठीक है, हम एक बीकर रखेंगे, उसके नीचे हम फ्लेम लगा देंगे, आग लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारे पास लिक्विड होगा वो उड़ जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा, और नीचे जो हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड एवापोरेशन है। नेक्स्ट मेथड, ये जो आप लैब में करेंगे ये वो मेथड्स हैं। ठीक है, आप एवापोरेशन मेथड से भी कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन से भी और कूलिंग से भी। तीनों मेथड्स में आपको लैब में करवाऊंगी। जब मैं आपको लैब का पढ़ाऊंगी तो मैं आपको केमिकल्स बताऊंगी, मैं आपको टेम्परेचर बताऊंगी कि कितना टेम्परेचर आपने रखना है। ऐसा ना हो आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर करें कि वो एवापोरेट होने के बजाय वो ख़राब हो जाए। तो आप ऐसे नहीं करेंगे। वो आपको लैब का जब काम करवाऊंगी तो लैब की पूरी नोटबुक आपकी बनती है, उसमें आप टेम्परेचर लिखते हैं, आप उसमें केमिकल्स लिखते हैं, वो सब कुछ आप लिखेंगे। ये जस्ट एक थ्योरी है, ये थ्योरी आपकी थ्योरी के लिए है, और लैब का काम जो होगा आपका, वो आपकी पूरी एक नोटबुक बनती है, उसमें आपने हर चीज़ लिखी होती है। ठीक है, आपने क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, आपने बीकर यूज़ करना है, फ्लास्क यूज़ करना है, क्या क्या करना है, वो आपकी लैब की नोटबुक में मैं आपको करवाऊंगी। दिस इज़ ओनली थ्योरी। नंबर 2 है कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि हम कूलिंग से कैसे करते हैं। इन दिस मेथड वी यूज़ कूलिंग प्रोसीजर टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल्स। हम इतना कूल कर देते हैं कि सॉलिड क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। जैसे आप पानी को फ्रीज़ करें तो वो बर्फ़ बन जाती है, तो वो जैसे लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ़ में, मीन सॉलिड में। इट इज़ अ वेरी सेलेक्टिव मेथड यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटीरियल्स। ये किस लिए है, अच्छा ठीक है, हर एक केमिकल की अपनी अपनी एक खसूसियत होती है। ठीक है, अब ये किस लिए यूज़ होता है, किन केमिकल्स के लिए यूज़ होता है,
ओनली फॉर हीट सेंसिटिव। जो हीट सेंसिटिव हों, जो हीट से डीनेचर हो जाते हों, हीट से वो उनकी पूरी केमिस्ट्री ख़राब हो जाती हो, ये उनके लिए है। हम उन केमिकल्स के लिए कूलिंग करेंगे, ठीक है। एवापोरेशन हम उनके लिए करेंगे जो हीट सेंसिटिव ना हो, और कूलिंग हम किसके लिए करेंगे, जो हीट सेंसिटिव हों, ठीक है। ये जो आपके पास केमिकल्स होंगे, मैं आपको लैब में करवाऊंगी कि कौन कौन से हीट सेंसिटिव हैं और कौन कौन से हीट सेंसिटिव नहीं हैं, ठीक है। ये इसलिए 3 मेथड्स हैं क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स की डिफरेंट खसूसियत होती है, और डिफरेंट आप मेथड इसीलिए देख कर करते हैं कि कौन से केमिकल की क्या नेचर है, उसके बेस पे आप लैब वर्क करते हैं, ठीक है। ये सब आपको मैं पढ़ाऊँगी लैब में। नंबर 3 है आपके पास प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन दिस मेथड द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट्स। इस मेथड में जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट्स में, एंड देन सेपरेट आउट द सॉलिड मटेरियल, और फिर जो सॉलिड मटेरियल होगा वो आपका अलहदा हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी रेयरली यूज्ड मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत ही कम यूज़ होता है, ठीक है। जो एवापोरेशन एंड कूलिंग है, वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन जो आपके पास प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन यूज़ होता है। ये भी एक मेथड है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब मेथड के तरीके आपको मैं बताती हूँ। वी आर टेकिंग अ बीकर एंड सैम्पल। आप एक बीकर लेंगे और एक सैम्पल लेंगे दैट कैन प्रोड्यूस क्रिस्टल्स। वो सैम्पल लेंगे, सैम्पल का मतलब वो आप केमिकल लेंगे, ठीक है। वी ऐड अ कैटलिस्ट, आप उसमें कैटलिस्ट ऐड कर देंगे। कैटलिस्ट वो केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप 2 केमिकल्स को मिक्स करें तो वो 24 आवर्स भी लगा सकता है एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक आपको रिजल्ट देने के लिए। लेकिन कैटलिस्ट आप इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो स्पीड अप हो जाए। जैसे नंबर 3 है कैटलिस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। नंबर 4 है प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड इन सैंपल। तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सैंपल में। फिल्टर दैट प्रेसिपिटेटेड सैंपल, आप फिल्टर करेंगे। जैसे आपको मैंने प्रेसिपिटेशन में बताया था कि पहले आप प्रेसिपिटेट करेंगे, देन आप फिल्टर करेंगे, देन आप ड्राई करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिर आप उसको ड्राई करेंगे और आपके पास क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। देन एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहली क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू गेट प्योर सॉलिड ड्रग्स। प्योर सॉलिड ड्रग्स के लिए आप ये मेथड करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पेनिसिलिन जी इज सॉलिडिफाइड बाय दिस प्रोसेस। जो पेनिसिलिन जी है हमारे पास, ये एक ड्रग होती है, ठीक है। पेनिसिलिन जी ये एक आपके पास ड्रग है। ये आपके पास इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है और टैबलेट फॉर्म में भी आती है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है। ये सॉलिडिफाई करते हैं इस मेथड से, इस प्रोसेस से। नंबर 3 है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज़ यूज टू गेट प्रोटीनेशियस ड्रग्स इन सॉलिड फॉर्म। आपको प्रोटीनेशियस ड्रग्स मिलती हैं सॉलिड फॉर्म में, आप उसके लिए भी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। जैसे कि आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट मास प्रोटीन, और ये जो जिम बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो भी प्रोटीन आप उसको कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल्स में, फिर आप उसकी लेविगेशन करते हैं, फिर आपको वो मिलता है, आप फिर वो पाउडर फॉर्म में आप वो इनटेक करते हैं। तो ये भी इसी तरीके से आप प्रोटीन ऐसा होता है कि वो ख़राब हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, इसलिए हम उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। एप्लीकेशंस में पहला ये है कि आप उसको ड्रग को प्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 2 ये है कि एंटीबायोटिक्स होते हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी, उसकी सॉलिडिफिकेशन के लिए करते हैं। नंबर 3 ये है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आप करते हैं कि प्रोटीनेशियस ड्रग्स आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाए। नंबर 4 ये है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इनहैंस। जो स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा हो जाती है। और नंबर 5 ये है क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पस। और सिंपली आप ये कह दें कि प्यूरिफिकेशन, आप सिंपली 5 पॉइंट्स याद कर लें कि सबसे पहले आपको ये है कि प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। आप कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन के लिए आप ये यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ये कह दें कि प्रोटीनेशियस ड्रग्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, डीनेचर हो जाती हैं, तो आप ये वाला प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। आपने बस फिंगर टिप्स पे ये इसकी एप्लीकेशंस याद करनी है, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने लफ्ज़ में भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो फिनिशिंग स्टेप है, आपके पास फिनिशिंग स्टेप्स हैं क्रिस्टलाइजेशन के, उसमें क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन की ये भी आपके पास एप्लीकेशन है कि आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज़।
इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं आपके पास, वो आप जैसे एक केमिकल है उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, आपने उसको ख़त्म करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? आप इस तरह हाथ से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि केमिकल है वो, मीन्स कि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे। आपको क्या पता आपने किस तरीके से करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन आप जब करेंगे तो जो आपके पास लिक्विड होगा उसमें जो आपके पास लिक्विड होगा वो अलग हो जाएगा। लिक्विड में क्या होगा, आपके पास आपका प्योर केमिकल होगा और इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो आपके पास लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है और बड़े बड़ी मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन भी हो सकती है, छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। आप क्रिस्टलाइजेशन और किस लिए करते हैं, टू रिमूव सॉल्वेंट या वाटर को रिमूव करने के लिए भी आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्योंकि आपको क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है फ्रॉम अ सोल्यूशन से आपको सॉलिड बनाना है। तो आप क्या करते हैं, सॉल्वेंट या वाटर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर है, जो आपके पास पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं हमें लिक्विड फॉर्म में ड्रग नहीं चाहिए, हमें सॉलिड फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करते हैं, कंज्यूमर को, जो पेशेंट होंगे उसको आप क्या करेंगे, आप सॉलिड ड्रग को लिक्विड में कन्वर्ट करके देंगे। नंबर फर्स्ट ये है कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाना है, बड़ी हो या स्मॉल हो, प्रोटीन हो या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो। नंबर सेकंड ये है कि ड्राइंग के लिए आपने सॉल्वेंट और वाटर को रिमूव करने के लिए आप ये क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। नंबर थर्ड ये है कि आपके पास जो कंज्यूमर होते हैं, उनको पेशेंट होंगे, उन्हें सॉलिड फॉर्म में ड्रग चाहिए, तो आप क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे और उससे सॉलिड फॉर्म में ड्रग हैंड ओवर करेंगे। नंबर फोर्थ ये है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए आप जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, उसमें माइक्रोब्स भी ग्रो होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कोई भी फंगस, कोई अगर वाटर होगा, मीन्स अगर लिक्विड फॉर्म में ड्रग है तो सबसे पहले उसके अंदर फंगस, माइक्रोब्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लिक्विड फॉर्म में ड्रग के। तो अगर आप जब सॉलिड फॉर्म में ड्रग को कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे और स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास प्यूरिफिकेशन टेक्निक है और इसके थ्रू हमें क्या, प्योर सॉलिड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये एक एडवांटेज है क्रिस्टलाइजेशन का। अब आपको मैं प्रेसिपिटेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस बताऊंगी। डिफरेंस क्या है इनमें, इफ़ अ रिएक्शन टेक प्लेस यू आर गोइंग टू गेट अ सॉलिड आउट ऑफ इट। अगर आपको सॉलिड निकालना है एक रिएक्शन में से तो उसको आप क्या कहेंगे, वो प्रेसिपिटेशन है। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इन ऑर्डर टू गेट प्रोडक्ट सॉलिड इन अ सर्टन शेप। अगर आपको सर्टन किसी शेप में चाहिए, ठीक है, आपको एक शेप में चाहिए, आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो आपको शेप में चाहिए तो आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। लेकिन आपको विदाउट शेप चाहिए तो आप क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन में मॉलिक्यूल का कोई शेप नहीं होता, जो सॉलिड आपको मिलेगा उसका कोई शेप नहीं होगा, कोई भी शेप हो सकता है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में एक आपको सर्टन शेप मिलेगा। मैंने जो आपको पहले शेप्स पढ़ाए थे, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स, जो मैंने आपको 10 to 12 शेप्स बताई थी क्रिस्टल्स के, जिसकी एक्सिस भी थी, लेंथ्स भी थी, वो आपको क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू किसी एक शेप में आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, और किसी शेप में और साइज़ में मिलेगा। लेकिन प्रेसिपिटेशन में कोई साइज़ और कोई शेप नहीं होता, आपको एक किसी भी शेप में, किसी भी साइज़ में प्रेसिपिटेशन मिल जाता है। ठीक है, अ क्रिस्टल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड साइज़। क्रिस्टलाइजेशन में जो क्रिस्टल बनता है वो क्या होता है, एक डेफिनेट शेप और साइज़ होता है। लेकिन जो प्रेसिपिटेशन में आपको प्रेसिपिटेंट मिलता है, प्रेसिपिटेशन में आपको क्या मिला था, प्रेसिपिटेंट मिला था, उसका कोई शेप और साइज़ नहीं होता। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में आपको क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है, उसका एक डेफिनेट शेप एंड साइज़ होता है। ठीक है, आप लोगों ने इसके डिफरेंस ये याद करना है कि प्रेसिपिटेशन में एक प्रेसिपिटेंट जो मिलेगा उसका कोई शेप नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में शेप होता है। वट इज़ द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द क्रिस्टलाइजेशन। प्रिंसिपल क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। ठीक है, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सोल्यूशन। एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन में आपने सॉलिड क्रिस्टल्स जो ऑब्टेन करने हैं, उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है एंड नेचुरल भी। आपके पास ये आर्टिफिशियल कैसे होगा, जब
जब आप खुद इंड्यूस कराएंगे क्रिस्टलाइजेशन को बाय एडिंग सम केमिकल और हीटिंग पर प्रोसेस, जब आप किसी केमिकल या हीट करके आप उसको इंड्यूस कराएंगे क्रिस्टलाइजेशन को, तो ये आपके पास आर्टिफिशियल तरीका हो जाएगा। ठीक है। More than 80% of the substances used in the pharmaceuticals, fine chemicals, food and cosmetics are isolated or formulated in their solid form. अगर आप कुछ पेस्टिसाइड्स देखें जो कीड़े मारने वाली दवाई होती है तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है। और आपके पास कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपके पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। तो आप क्या करते हैं, आपको प्योर प्रोडक्ट मिलता है फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन से। और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, फाइन केमिकल्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं। ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन आपके पास लास्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन का। प्यूरिफिकेशन स्टेज तक आपके पास ये आता है, मीन्स आपके पास प्योर केमिकल मिलता है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई कंटेमिनेशन नहीं होती, कोई माइक्रोब्स नहीं होते। वो आपके पास एक प्योर प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन इज द लास्ट केमिकल प्यूरिफिकेशन स्टेप। ये एक लास्ट केमिकल प्यूरिफिकेशन स्टेप है। क्रिस्टलाइजेशन इज सॉलिड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस। आपके पास ये सॉलिड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस होता है इन विच द मास ट्रांसफर ऑफ अ सोल्यूट अकर्स फ्रॉम द लिक्विड टू द सॉलिड फेज। लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फेज में। यील्ड्स यूनिफॉर्म साइज एंड शेप्ड क्रिस्टल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक यूनिफॉर्म साइज और शेप क्रिस्टल्स मिलते हैं, फैसिलिटेटिंग देयर सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। या तो हम उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट करते हैं क्रिस्टल्स को, या सेंट्रीफ्यूगेशन से, या फिर ड्राइंग से। A crystalline product has always a better appearance and consumer acceptance। जो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट आपके पास होगा वो लिक्विड के मुकाबले में एक बेटर अपीयरेंस देगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा। और कंज्यूमर जो आपके पास पेशेंट्स होते हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे। और आपके पास जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, वो आपके पास इंक्रीज़ करेगी। तो जो सेल प्रोडक्ट होगी वो सेल रेट वो भी आपका इंक्रीज़ होगा क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। Then, crystallization is initiated either by cooling or by evaporation. In crystallization, solution is concentrated either by evaporation. कंसनट्रेटेड हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। जो सोल्यूशन होगा वो आपका इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, किस तरकीब से, एवापोरेशन या कूलिंग के प्रोसेस से। एंड फाइनली अ सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन इज ऑब्टेन, और आपको सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आपके पास सेचुरेशन और अनसेचुरेशन और सुपर सेचुरेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगी। सेचुरेशन का क्या मतलब होगा, ये एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की जो कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा इन सोल्यूशन में। सेचुरेशन का मतलब है आपका सोल्यूशन हल हो गया, जैसे आपने चीनी डाली एक पानी में, ठीक है, या नमक डाला तो आपके पास वो हल हो गया, इसको आप क्या कहेंगे, सेचुरेशन। जैसे आपने 1 ग्राम एक गिलास पानी में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला, सॉल्ट डाला, तो वो आपके पास हल हो गया, मीन्स वो घुल गया उसके अंदर। तो वो उसका मतलब होगा कि आपके पास जो आपने सोल्यूशन बनाया है वो सेचुरेटेड सोल्यूशन है, मीन्स वो सेचुरेशन उसमें हो गई है, वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपने 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया एक गिलास पानी में और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका सोल्यूशन जो है वो सुपर सेचुरेटेड है, मीन्स सुपर बहुत ज़्यादा हाई सेचुरेशन हो गई है जिसकी वजह से वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो आप ऐसे सोल्यूशन को सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और ऐसा सोल्यूशन जो होगा वो आपके पास थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा, क्योंकि जो सॉलिड होगा उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट कर देगा और वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आपके पास आपको मिलेगा। इसलिए ये सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन जो होगा वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, क्योंकि आपके पास जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सुपर सेचुरेशन के वक्त। लेकिन सेचुरेशन के वक्त आपके पास क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि सेचुरेशन का मतलब है वो हल हो गया पानी में। जब आपके पास पानी में हल हो गया, वो डिज़ोल्व हो गया, तो ये सेचुरेशन होगी। और सुपर सेचुरेशन का मतलब ये है कि वो हल नहीं हो रहा, वो क्रिस्टलाइजेशन कर रहा है, वो सॉलिड क्रिस्टल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं, वो पानी के नीचे बैठना स्टार्ट हो गए हैं, वो हल नहीं हो रहा पानी में। तो आपका इसका मतलब ये होगा कि ये आपका सोल्यूशन सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, अब सेचुरेशन और सुपर सेचुरेशन में आपको डिफरेंस पता चला। सेचुरेशन का मतलब है कि वो डिज़ोल्व हो जाएगा नमक पानी में, लेकिन सुपर सेचुरेशन का मतलब होगा कि वो डिज़ोल्व नहीं होगा पानी में और वो क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा क्रिस्टलाइजेशन में। फॉर्मूला इसका क्या है, द डिग्री ऑफ सुपर सेचुरेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज मेजर्ड एज सुपर सेचुरेशन कोफिशिएंट।
सुपर सैचुरेशन कोफिशिएंट के थ्रू आप जो हैं वो मेजर कर सकते हैं डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन को। फॉर्मूला है S इज इक्वल टू सी टी डिवाइडेड बाय सी नॉट। S आपके पास क्या है, सुपर सैचुरेशन कोफिशिएंट। सी टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, के सोल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के अंदर है। सोल्यूट का मतलब है वो जो आपका केमिकल है, और सॉल्वेंट का मतलब है वाटर। ठीक है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में। सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर सोल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट आपके पास हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होगा। सोल्यूट जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट में एट गिवन टेम्परेचर, मीन्स करंटली अभी इस वक्त आपकी गिवन टेम्परेचर पे कितना कंसंट्रेशन है सोल्यूट का सॉल्वेंट में। और सी नॉट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, कि कितनी कंसंट्रेशन है सोल्यूट की सॉल्वेंट में इन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। सैचुरेटेड सोल्यूशन में मीन्स जितना वो हल हो गया, जितना वो डिजोल्व हो गया, उसमें कितनी कंसंट्रेशन है सोल्यूट की सॉल्वेंट में। अब आपने सी टी जो है वो कैलकुलेट करना है और सी नॉट कैलकुलेट करना है, फिर आपने इनको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आपके पास S की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई तो इसका मतलब होगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मीन्स उसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, वो डिज़ोल्व हो गया। लेकिन अगर S 1 से ग्रेटर आया, अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आया, तो इसका ये मतलब होगा कि जो सोल्यूशन है वो आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मींस कि आप इसके अंदर और कोई सोल्यूट जो है वो आप सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब डिज़ोल्व नहीं होगा। ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे पहुंच गया है, अब ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा। आप जो भी कर लें ये आपके पास डिज़ोल्व नहीं होगा, आप और भी सोल्यूट पार्टिकल इसमें ऐड नहीं कर सकते अगर आपके पास S की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई। लेकिन अगर आपके पास S की वैल्यू 1 से कम आ गई तो इसका मतलब ये होगा ये आपका सोल्यूशन अंडर सैचुरेटेड है, मीन्स अब आप इसमें और भी जितना भी सोल्यूट है वो डाल सकते हैं, क्योंकि ये अंडर सैचुरेटेड है, मीन्स ये डिज़ोल्व हो रहा है। ना तो ये सैचुरेटेड है, ना ये सुपर सैचुरेटेड है, ये अंडर सैचुरेटेड है। इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा, अगर S की वैल्यू 1 के इक्वल आई तो ये सैचुरेटेड होगा, अगर S की वैल्यू 1 से ज़्यादा आई तो इसका मतलब होगा ये सुपर सैचुरेटेड है, और अगर S से कम आई तो ये अंडर सैचुरेटेड है। देन वी मूव टूवर्ड्स क्रिस्टलाइजेशन थ्योरी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस थ्योरी के मुताबिक 3 स्टेजेस होती हैं क्रिस्टलाइजेशन की। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, फर्स्ट होगी सुपर सैचुरेशन, देन न्यूक्लिएशन एंड देन क्रिस्टल ग्रोथ। तो इसमें बताया जा रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल की एब्सेंस में जब ये लिक्विड स्टेज में होगा तो सबसे पहले न्यूक्लिएशन होगी, फिर क्रिस्टल ग्रोथ होगी। ठीक है, द ड्राइविंग फोर्स फॉर बोथ दिस स्टेप, जो ड्राइविंग फोर्स होगी जब सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा सुपर सैचुरेशन का। ठीक है, सुपर सैचुरेशन के मैंने आपको जोन्स नहीं बताए थे, जो कि मैं आपको अभी बता रही हूँ। सुपर सैचुरेशन स्टेट में 3 जोन्स होते हैं। नंबर 1 है मेटास्टेबल जोन, देन इंटरमीडिएट जोन एंड देन लेबाइल जोन। ये जो जोन्स होते हैं ये डिटरमिन करते हैं, किसको डिटरमिन करते हैं, सुपर सैचुरेटेड स्टेट को। अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि लेबाइल जोन क्या होता है। इन लेबाइल जोन न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ क्लियर सोल्यूशन। एक क्लियर सोल्यूशन में से न्यूक्लियाई जो होंगे, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनना स्टार्ट हो जाएंगे। Then in intermediate zone formation of new nuclei and crystals as well as the growth of crystal occur। सबसे पहले जोन में जो लेबाइल जोन है उसमें न्यूक्लियाई बनना स्टार्ट हो जाएंगे क्लियर सोल्यूशन के अंदर। देन इंटरमीडिएट जोन में क्या होगा, इंटरमीडिएट जोन में फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी एंड क्रिस्टल्स एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल अक्कर, और क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इन मेटास्टेबल जोन में सोल्यूट इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिपॉजिट्स, सोल्यूट बनेंगे इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिपॉजिट्स ऑन एग्जिस्टिंग क्रिस्टल बट नॉट न्यू क्रिस्टल्स और न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। लेकिन इसमें कोई न्यूक्लियाई या क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, लेकिन कंसंट्रेट हो जाएगा सोल्यूशन। जो आपका सोल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन कोई न्यूक्लियाई और क्रिस्टल नहीं बनेंगे। सबसे पहले लेबाइल जोन में न्यूक्लियाई बनेंगे, इंटरमीडिएट जोन में क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट होंगे, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट में जोन में क्या होगा, सोल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन ना तो न्यूक्लियाई बनेंगे और ना तो क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, ये आपके 3 जोन्स हैं सुपर सैचुरेशन के।
सुपर सेचुरेशन मैंने आपको पहले बताया था लेकिन जोन्स नहीं बताए थे, तो अब आपको मैं बता रही हूँ कि जोन्स जो हैं वो 3 होंगे, लेबाइल, इंटरमीडिएट एंड मेटास्टेबल जोन। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द यूनिट सेल। टुडेज लेक्चर इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड टेक्निक्स। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी यूनिट सेल क्या होता है। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया, ये दोबारा से मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल विच इफ रिपीटेड जनरेट्स अ होल क्रिस्टल। यूनिट सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्रिस्टल का, और जब बार बार यूनिट सेल रिपीट होता है तो वो क्या जनरेट करता है? होल क्रिस्टल। अ क्रिस्टल यूनिट सेल डायमेंशंस आर डिफाइंड बाय 6 नंबर्स। एक क्रिस्टल में कितने नंबर्स होते हैं ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। एक क्रिस्टल के अंदर 6 नंबर्स होते हैं। ए बी सी जो होती हैं वो इसके एक्सिस होती हैं, लेंथ्स, एंड अल्फ़ा बीटा गैमा क्या होते हैं? इसके एंगल्स। एक क्रिस्टल में 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल सबसे आसान तरीका ये है, ये क्रिस्टल किस तरह बनता है? यूनिट सेल से। यूनिट सेल कंबाइन करते हैं तो वो एक क्रिस्टल बना देते हैं। और क्रिस्टल्स की क्या डायमेंशंस होती हैं? 3 उसमें लेंथ्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। देन प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू अकर। प्रोसेस कैसे अकर होता है? क्रिस्टलाइजेशन अकर्स ओनली इन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन तब होता है जब हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। इनिशिएटेड बाय प्राइमरी न्यूक्लिएशन। सबसे पहले आपके पास सुपर सैचुरेशन होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस बनते हैं, उसको आप कहते हैं प्राइमरी न्यूक्लिएशन या फिर होमोजीनियस न्यूक्लिएशन। प्राइमरी न्यूक्लिएशन एंड होमोजीनियस न्यूक्लिएशन एक ही चीज़ है। ड्यू टू रैपिड लोकल फ्लक्चुएशंस ऑन अ मॉलिक्यूलर स्केल इन अ होमोजीनियस फेज। देन आपको इस बारे में बताया गया है, जब क्रिस्टल ग्रोथ होती है, क्रिस्टल ग्रोथ विल अकर टू न्यूक्लिएशन, product will be non-uniform sized crystals and crystals can be added to initiate crystallization. Product will be uniform sized crystals. अगर आपके पास जब न्यूक्लियस बनना स्टार्ट होते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म शेप होते हैं, ठीक है। उनकी शेप्स एक बराबर नहीं होती हैं। पहले सुपर सैचुरेशन होता है, फिर न्यूक्लियस फॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म साइज और शेप के नहीं होते। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसमें ऐड करते हैं कुछ यूनिफॉर्म साइज क्रिस्टल्स, तो फिर क्या होता है? आपके पास क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और यूनिफॉर्म साइज के क्रिस्टल्स, ठीक है। आपने ऐड करना होता है सेम साइज क्रिस्टल्स, तो वो उनको देख के वो सेम साइज क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्मॉल क्रिस्टल्स की सॉल्युबिलिटी होती है वो ग्रेटर होती है, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डिज़ोल्व करना आसान होता है, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं डिज़ोल्व होने में, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, इसी तरह स्मॉल क्रिस्टल्स की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर होती है देन दैट ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स। नंबर सेकंड पॉइंट इज़ इन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन स्मॉल क्रिस्टल्स विल डिज़ोल्व। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में स्मॉल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड लार्ज क्रिस्टल्स विल ग्रो, और लार्ज क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स, जो रेट ऑफ ग्रोथ है क्रिस्टल्स की वो डिपेंड करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, कि क्रिस्टल की सरफेस पे कितने मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक यूनिट सेल जो होते हैं वो मिलके एक क्रिस्टल बनाते हैं। तो एक क्रिस्टल होगा, छोटा सा स्मॉल क्रिस्टल होगा फॉर एग्जांपल, उसके सरफेस पे कुछ क्रिस्टल्स आते रहेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे? वो लार्ज क्रिस्टल बना देंगे। एंड मैकेनिज्म ऑफ सरफेस डिपोजिशन, कि किस तरह सरफेस पे डिपॉजिट हो रहे हैं, कौन से मैकेनिज़्म पे वो सरफेस पे डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। या तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो सरफेस पे डिपॉजिट हो रहे हैं, या फिर रिपल्सिव फोर्स की वजह से, या वैंडर वाल फोर्स की वजह से। तो ये मैकेनिज़्म डिपेंड करता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स पे। मैं आपसे पूछ सकती हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स डिपेंड करता है किन चीज़ों पे? तो आपको 2 चीज़ें बतानी होंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड मैकेनिज्म ऑफ सरफेस डिपोजिशन, ठीक है। देन स्टीयरिंग द सोल्यूशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू द सरफेस, कि जब आप स्टीयर करते हैं तो वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू द सरफेस पे। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल इज डिफ्यूजन कंट्रोल्ड, ये डिफ्यूजन कंट्रोल होता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज रिड्यूसेस द रेट ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, और जो अगर
आपके सॉल्यूशन में ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है तो क्रिस्टल ग्रोथ कम होगी, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ जो है उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है क्रिस्टल ग्रोथ पर। इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्रिस्टल ग्रोथ क्या होती है, वो कम हो जाती है। Then rate of growth of crystal phase, which is defined as the distance moved per unit time in a direction perpendicular to the phase. Distance moved कि कितना डिस्टेंस मूव हुआ है पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के मुताबिक इन अ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द फेस, फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि यूनिट सेल क्या होता है एंड फेस क्या होता है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर। डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे होता है, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स टेक प्लेस ओनली एट द आउटर फेस इन अ लेयर बाय लेयर प्रोसेस। हमारे पास जो ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स होती है वो इनर नहीं होती, एक फेस है उसके इनसाइड नहीं होगी, वो फेस के आउटसाइड पर होगी, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ द फेस पे होगी, इनर सरफेस पे नहीं होगी, बाय लेयर प्रोसेस। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू द सोल्यूशन टू रीच फेज, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज करेंगे। ये कौन सा प्रोसेस है, आपको अगर कोई पूछे कि क्रिस्टलाइजेशन में कौन सा क्रिस्टल ग्रोथ का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, तो आप कहेंगे वो डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या होता है डिफ्यूजन प्रोसेस में आपके पास, डिफ्यूजन प्रोसेस में आपके पास जैसे आपने यहाँ पे परफ्यूम लगाया तो ये हाई कंसंट्रेशन है, तो दूसरे रूम तक जब स्मेल चली जाएगी फ्रेगरेंस परफ्यूम की, तो ये क्या प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। So, solute molecules diffuse through the solution to reach phase and are integrated into the space lattice at the crystal surface. Diffusion and interfacial steps determine overall the rate of crystal growth, and इसका formula है dm divided by dt is equal to KAC minus C star. m क्या बता रहा है, crystal mass, a बता रहा है surface of crystal face, C and C star is determines solute concentration in the supersaturated bulk solution and at saturation, and K आपके पास determine कर रहा है overall transfer coefficient involving both the mass transfer coefficient and coefficient for surface reaction at interface. ये फॉर्मूला ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम इस फॉर्मूले के तहत हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल फेस नहीं डिटरमिन कर सकते, इसलिए हम इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो हम सिंप्लीफाई करते हैं एमीकैप प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। एमीकैप प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है। इसमें हम क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स देखते हैं क्रिस्टल्स का। In EMICAP process, all crystals that are geometrically similar and of same material in the same solution grow at the same rate, ठीक है। हम इसमें क्या देखते हैं, ओनली लेंथ देखते हैं कि लीनियर डायमेंशन जो है, लेंथ जो है क्रिस्टल की कितनी बढ़ गई है। हम लेंथ को मेजर करके हम देख सकते हैं ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। ग्रोथ इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल इन मिलीमीटर। हम मिलीमीटर में डेल्टा एल चेक करेंगे इन लीनियर डायमेंशन ऑफ वन क्रिस्टल, और हम देखेंगे कि कितनी बड़ी लेंथ है या कितनी छोटी लेंथ है, उसकी बेस पर हम जो है वो क्रिस्टल के ग्रोथ को, कि कितना क्रिस्टल ग्रो हुआ है, उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। The overall transfer coefficient is same for each phase of all crystals, and the growth rate G is equal to delta L and delta T in millimeter per hour in the constant, ठीक है। हम इसमें चेक करेंगे डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी के पहले कितना स्मॉल क्रिस्टल बना था, तो टाइम के साथ साथ वो कितना बड़ा हो गया। हम इसमें ये मेजर करते हैं कि डेल्टा एल की लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है या स्मॉल हुई है पर टाइम के मुताबिक, और ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये जो प्रोसेस है वो यूज़ होता है फॉर द क्रिस्टल्स ऑफ लेंथ 0.3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर लेंथ के क्रिस्टल्स के लिए ये वाला प्रोसेस जो एमीकैप प्रोसेस है एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास लार्ज क्रिस्टल है तो ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि लेंथ अप टू लेस देन, ठीक है,
लेंथ लेस देन 0.3 मिलीमीटर के लिए ये एप्लीकेबल है प्रोसेस, एमीकैप प्रोसेस, कि आप लेंथ चेक करते हैं कि टाइम के साथ साथ इसकी कितनी लेंथ हो गई है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। और अगर 0.33 mm से ये ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होगा। एमीकैप प्रोसेस इज़ ओनली फॉर द लेंथ ऑफ 0.3 मिलीमीटर। ओके, सो वी चेक द साइज एंड देन वी चेक द प्रोसेस, कि हम एमीकैप प्रोसेस करेंगे, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस के मुताबिक आप रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल फेस चेक कर सकते हैं या फिर एमीकैप प्रोसेस से, ठीक है। दो प्रोसेस हैं जिससे आप चेक करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल।